ये देश के हर माता पिता, हर परिवार के लिए है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रेड 2, आपको याद होगा। इस फिल्म में अजय देवगन एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं और एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ, एक भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2001 में अनिल कपूर की बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था नायक। इसका फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक भी आपको जरूर याद होगी। इसकी कहानी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार पर थी। और वर्ष 1984 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की एक सुपरहिट फिल्म थी इनकलाब, ये भी आपने देखी होगी। इस फिल्म की जो कहानी थी वो भी राजनीतिक भ्रष्टाचार पर थी कि कैसे हमारे देश के नेता मंत्री भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हमारे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसीलिए तो इतनी सारी फिल्में हमारे देश में बनती हैं जो भ्रष्टाचार पर हैं। इस मुद्दे पर कितनी सारी फिल्में बनी हैं, मैंने तो आपको सिर्फ 3-4 फिल्मों के नाम बताए हैं। लोगों ने भ्रष्टाचार पर बनी उन सारी फिल्मों को बड़ा पसंद किया। थिएटर में जब गए तो उन्होंने तालियां बजाई। हीरो जब एक भ्रष्ट नेता को पकड़ता है, उसे सजा दिलवाता है, तो हमारे देश की जनता थिएटर में बैठकर तालियां बजाती है, लेकिन बाहर आकर सब भूल जाती है। इस मुद्दे पर हमारे देश में बहुत राजनीति हुई है। न जाने कितने चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े गए हैं। वर्ष 1989 में बोफोर्स मामले के कारण राजीव गांधी लोकसभा का चुनाव ही हार गए थे। उस समय यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला था। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे देश के नेताओं ने और सरकारों ने अपनी ही जमात में दीमक की तरह फैल रहे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कभी कोई सख्त कानून नहीं बनाया और धीरे धीरे हमारे देश के लोगों ने भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया। अब भ्रष्टाचार की खबरें शायद आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं और हार मान चुके हैं। हम ये मानने लगे कि सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता अब पैसा लेकर ही काम करेंगे। राजनीति में पैसे का लेन देन और भ्रष्टाचार सबके लिए स्वीकार्य हो गया और लोगों ने इसके बारे में अब बुरा मानना भी बंद कर दिया। ये जो भ्रष्टाचार को लेकर पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, अब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप जो पैसा आप भ्रष्टाचार में देते हैं, रिश्वत में जो पैसा दिया जाना है, उसे आप बिजनेस प्लान का ही हिस्सा मान लेते हैं। और धीरे धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेता जिन्हें अदालत दोषी ठहरा चुकी है, ऐसे नेता भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनने लगे। लेकिन आजाद भारत में आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर एक ऐसा कड़ा कानून बनाया है जिसके दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और आज ये जो नए कानून के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, आप सबको ध्यान से इसे सुनना चाहिए। आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। नेताओं के भ्रष्टाचार और उनके अपराधों को रोकने के लिए आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, यही इसका नाम है। और इस बिल के मुताबिक यदि कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यदि आरोपी मंत्री 30 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन स्वतः उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और यह नियम सब पर लागू होगा। यह नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा, केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा और राज्य के मंत्रियों पर भी यह नियम लागू होगा। यह नियम केवल उन मामलों में लागू होगा जिनमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा की है और जेल से छूटने के बाद अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर से आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। तो ये बिल है, उसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और आज पूरे देश को ये समझना होगा कि ये जो कानून बनने वाला है, अगर ये बन गया कानून तो ये एक ऐतिहासिक कानून है और इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक अगर नहीं दी जाती है तो वो उसके पश्चात आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा। कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिन की किसी अवधि के लिए
किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और कारावास में रहता है, ऐसा अपराध जो 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि का जिसमें दंड है, तो उसे 31वें दिन तक फिर हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बिल को संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश की है और अब संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर विचार करेगी। हमारे देश की जनता जब भी नेताओं के बारे में बात करती है तो सबसे ज्यादा चर्चा असल में उनके भ्रष्टाचार पर ही होती है। अगर आपने देखा होगा, आमतौर पर आप कहीं भी जाएं, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पर, तो लोग अक्सर नेताओं के बारे में ऐसी ही बातें करते हैं, मंत्रियों के बारे में, विभागों के बारे में ऐसी ही बात करते हैं कि कौन सा मंत्री कितना भ्रष्ट है, कहाँ कितना पैसा चलता है, और बात करके उसके बाद वो असहाय हो जाते हैं और फिर ये बात आगे नहीं बढ़ती। मोदी सरकार आज राजनीतिक शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन जब यह बिल पेश किया जा रहा था तब विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और इसका विरोध किया। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल की कॉपी फाड़ दी और फिर फाड़ कर उस कॉपी को फेंक दिया। बिल पेश करते समय कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए और फिर गृह मंत्री ने इन आरोपों का जवाब भी दिया। ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये बड़े दिलचस्प हैं, ये आज आपको सुनने चाहिए। सुनिए। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, Whether he took the morality of that point of time? गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। हमारे संविधान में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इस समय हमारे देश में किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक या फिर प्रधानमंत्री को हटाने का जो एकमात्र तरीका है वो यही है कि किसी भी मामले में अगर उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था, जब वो एक मामले में दोषी पाए गए थे और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको याद होगा, उनका सरकारी बंगला भी उन्हें तब छोड़ना पड़ा था। तो अभी यही व्यवस्था है, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। अब आरोपी होने पर ही इन मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पहले था कि जब अदालत आपको दोषी ठहरा देगी, जब पूरे मामले का फैसला हो जाएगा, तब आपको इस्तीफा देना है। लेकिन अब फर्क यह है कि अब आपको अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करना है। अभी आपको, अगर आप आरोपी हैं किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, तो और 30 दिन तक अगर आप जेल में रहते हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और 30 दिन में अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर स्वतः ही आपका मंत्री पद चला जाएगा। और इसीलिए अभी तक नेता हमारे कानूनों का बड़ा फायदा उठाते थे, अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको याद होगा, पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री दिल्ली के वो बने रहे और जेल से ही उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई।
आप याद कर लीजिए। और हमें ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद ही शायद ऐसा लगा होगा सरकार को कि ऐसे मंत्रियों का क्या किया जाए। इसी तरीके से आप याद कीजिए, तमिलनाडु के एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, वो भी 241 दिनों तक जेल में रहे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया और 241 दिनों तक जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें जून 2023 में गिरफ्तार किया था और वो फरवरी 2024 तक अपने पद पर बने रहे। गिरफ्तारी से पहले वो कई विभागों के मंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा। यानी ये सारे लोग वो थे जिन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि जिसको जो करना है कर लो, इस्तीफा नहीं देंगे। और हमारा कानून भी इनके सामने असहाय था, क्योंकि इनसे इस्तीफा लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि पहले का जो कानून था उसमें कन्विक्शन जरूरी था। जब आप कन्विक्ट हो जाएंगे, जब अदालत आपको दोषी ठहरा देगी, तब आपको इस्तीफा देना है। आरोपों के आधार पर आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जेल में अगर आपको डाल दिया गया है, तब भी आपको इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी। हमारे देश में जो भ्रष्ट नेता हैं, वो हर कानून में कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेते हैं सरकार में बने रहने का। और इस कानून में भी एक बड़ा लूप होल है, जिसका फायदा क्षेत्रीय और पारिवारिक पार्टियां भविष्य में जरूर उठा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी ऐसे केस में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो वो अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य या अपने ही किसी करीबी नेता को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना सकता है और रिमोट कंट्रोल से तब भी सरकार चलाता रहेगा। आज से 18 साल पहले जुलाई 1997 याद कीजिए, जब चारा घोटाले में लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद लालू यादव ने सीबीआई की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और करीब 18 महीने तक जेल में रहे। इसी तरह से पिछले साल जब जनवरी में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो उन्होंने अपने करीबी चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। और 5 महीने के बाद जब जमानत पर हेमंत सोरेन वापस जेल से बाहर आए, तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आज जब ये बिल पेश हुआ, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ब्लैक डे और ब्लैक बिल बताया है। तो ममता बनर्जी ने लिखा है कि वो इस बिल की आलोचना करती हैं और 2024 में करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में 180 देशों में भारत 96 नंबर पर था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सबसे बड़ा बिल पेश किया गया है। भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हमारी रैंकिंग कहां है। विपक्षी दल, उनके सांसद लगातार इस बिल की कॉपियां फाड़ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मैं 2013 का वो दिन याद दिलाना चाहता हूं, जब खुद राहुल गांधी ने दोषी नेताओं को बचाने वाले एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ने की बात कही थी। उस समय राहुल गांधी ने खुद राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठाई थी। उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा था, आज आपको जरूर सुनना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार थी। और यूपीए की सरकार उस समय एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें दोषी सांसदों और विधायकों की सदस्यता को ऐसे ही मामलों में बचाने का प्राविधान था कि इनकी सदस्यता कैसे बच जाए। तो जो नियम थे उन्हें और सरल करने की, आसान करने की बात उस अध्यादेश में थी। और अगर वो अध्यादेश पास हो जाता तो ऐसे जितने भी भ्रष्ट नेता हैं इन्हें बहुत राहत मिल जाती। लेकिन राहुल गांधी बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेताओं को तो सजा मिलनी ही चाहिए, और इसलिए उन्होंने उस अध्यादेश को रोक दिया। बड़ा अच्छा काम किया था उस समय।
लोगों को लगा कि राहुल गांधी वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसमें इनकी तारीफ होनी चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी ऐसे मामले में दोषी करार दिया जाता है जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और उस समय लालू यादव सहित कई ऐसे नेता थे जिनकी सदस्यता इस कानून की वजह से खत्म हो सकती थी। इसलिए तब की सरकार इन लोगों को बचाना चाहती थी। राहुल गांधी के विरोध की वजह से उस समय यह कानून नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा लगता है कि आज 13 साल के बाद भ्रष्टाचार के उसी मामले पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। There is a lot of action going on. You must have heard, I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? आज आपको देश की 2 मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों की सोच को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और मैं तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां ही नहीं, इसमें क्षेत्रीय दलों को भी जोड़ूंगा, ऐसे क्षेत्रीय दल जो एक परिवार चलाते हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें सब कुछ एक परिवार तय करता है, और दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जहां संगठन सबसे ऊपर है। याद कीजिए, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने 1975 में संविधान में 39वां संशोधन किया था। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी मामलों को न्यायपालिका के अधिकार से बाहर कर दिया गया था। 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में रद्द कर दिया था। आप याद कीजिए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी और आज राहुल गांधी इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी सोचती थी कि ये 3-4 संवैधानिक पद हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी है, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए और इन्हें हटाने का अधिकार किसी अदालत के पास भी नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपने ये देखा, आपने ये भी देखा होगा कि जितने कांग्रेस पार्टी हुई या जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं जिन्हें एक परिवार चलाता है, अगर उसमें किसी एक सदस्य को अगर इस्तीफा देना भी पड़ जाए तो उसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को, उनके बेटे बेटियों को, भाई को या परिवार में और किसी को उनकी जगह मंत्री बना दिया जाता है। सांसद हटता है तो उनकी जगह टिकट जो है उनके परिवार में से किसी को दे दिया जाता है। लेकिन परिवार ही रहता है उस सीट पर, उस गद्दी पर हमेशा, और परिवार अपना कब्जा वहां से छोड़ता नहीं है। तो बात तो वही हो गई। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आज से 29 वर्ष पहले हवाला के मामले में, हवाला एक बार बड़ा मशहूर मामला आया था उस समय भ्रष्टाचार का। हवाला मामले में सिर्फ डायरी में अपना नाम आ जाने की वजह से उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने, क्योंकि उनका नाम का जिक्र उस डायरी में था, सिर्फ इसलिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस डायरी में LK आडवाणी का नाम लिखा हुआ था। उस समय एक इंटरव्यू में LK आडवाणी ने कहा था, नेता का सबसे बड़ा काम है कि लोग उस पर भरोसा करें, यही उसका धर्म है कि वो हमेशा सच्चा और ईमानदार रहे। और जैसे ही ये एक जरा सा आरोप LK आडवाणी पर लगा, उन्होंने तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और इसी मामले में उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का नाम भी आया था। उनका नाम भी इस मामले में काफी उछला और इसके बाद उन्होंने भी तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब दोनों नेताओं ने इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह उनके बेटे को या बेटी को टिकट नहीं दिया गया। LK आडवाणी के 2 बच्चे हैं, उनकी एक पुत्री है, उनके एक पुत्र हैं।
उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। इसी प्रकार से जब मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया तो ऐसा नहीं है कि उनके बेटे को या उनके परिवार में किसी और सदस्य को उनकी जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये बीजेपी थी। लेकिन अगर यही नेता कांग्रेस के होते, यही नेता आरजेडी के होते या किसी और पारिवारिक पार्टी के होते तो इनकी जगह इनके बच्चों को ही दी जाती। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह बीजेपी की भी सोच है और आज प्रधानमंत्री मोदी इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले 11 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का यह बेहद सख्त नजरिया रहा है और आज उन्होंने अपना वो वादा पूरा कर दिया है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी जयंती है। आज से करीब 40 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था, सरकार जब 1 रुपया भेजती है तो लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं और बाकी का सारा पैसा भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। आज राजीव गांधी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होती कि उनके पुत्र राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करते। कार्रवाई कोई भी कर रहा हो, कानून कोई भी बना रहा हो, सरकार किसी की भी हो, इससे भला देश का ही होने वाला है। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान भी हो चुकी है, थक भी चुकी है और हार भी चुकी है। हमारे देश के लोगों ने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी, किसी ने मोदी सरकार से उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसे समय में वो ये कानून लेकर भी आएंगे, क्योंकि लोगों ने स्वीकार कर लिया था भ्रष्टाचार को। लोगों ने सोच लिया था कि हम इतना पैसा अलग रख देते हैं और ये काम पैसा देकर, रिश्वत देकर ही होगा। हमारे देश में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी अपने बिजनेस प्लान में रिश्वत का पैसा अलग लगाकर रख चलते हैं कि ये पैसा तो उन्हें नेताओं को खिलाना पड़ेगा, तभी उनके काम होंगे। आज ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में विपक्ष को इसमें एकता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो कानून है ये देश में सबका भला करेगा और हमारे देश से भ्रष्टाचार इसमें कम होगा। कम से कम हो सकता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इससे इसका दुरुपयोग हो सकता है, जो भी सरकार में लोग होंगे वो इसका दुरुपयोग करेंगे अपने विरोधियों को निपटाने के लिए। लेकिन हमारे देश में अदालतें हैं, ये सारे विरोधी नेता अदालतों में जा सकते हैं। हमारे देश में अदालत है, फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। वहां पर अगर उन पर भी विश्वास नहीं है तब तो इसके बारे में क्या कहना। लेकिन ऐसे कानून के बाद कम से कम एक फायदा जरूर होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो कम से कम डरेंगे। उनके मन में एक खौफ पैदा होगा कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब आपको आज की एक दूसरी बहुत